अब हम आते हैं कलकत्ता की ओर, जो सन 1911 तक अंग्रेजों की राजधानी रहा। कलकत्ता का विकास कैसे होता है? ये लगभग पूरे काल में, औपनिवेशिक काल में, ये अंग्रेजों का एक प्रमुख शहर बना रहा। हुगली नदी, देखिए हुगली नदी, उसके किनारे एक छोटा सा गांव विकसित होकर अंग्रेजों के साम्राज्य की राजधानी बनता है, भारतीय साम्राज्य की राजधानी बनता है। 1911 तक, जैसा मैंने कहा, ये राजधानी बना रहा, इसलिए इस शहर का बहुत महत्व है ऐतिहासिक दृष्टि से भी। कलकत्ता के एक आधुनिक नगर के रूप में पनपने की, उभरने की प्रक्रिया, नगरीकरण और नगर नियोजन के संबंध में हम थोड़ा सा जाने। वैसे ही जैसे हमने मद्रास के बारे में जाना, तो इसकी इतिहास और पृष्ठभूमि पर नज़र डालें यदि कलकत्ता के, तो 1690 को याद रखना होगा। 1690 अर्थात अंग्रेज़ों के भारत आने के ठीक 85 वर्ष बाद एक ब्रिटिश व्यापारी जिसका नाम था जॉब चर्नक, वो हुगली नदी के किनारे सुतनाती, गांव का नाम क्या है, सुतनाती, उस गांव में एक कोठी बनाता है, व्यापारिक कोठी। और यहीं से शुरू होती है कलकत्ता नगर के विकास की गाथा। यहीं से कलकत्ता नगर के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जॉब चर्नक, सुतनाती। वर्धमान जिले के एक जमींदार जिसका नाम था शोभा सिंह, उसका विद्रोह होता है, तो अंग्रेज 1696 में अपनी कोठी को किलेबंद कर देते हैं। इस विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में शोभा सिंह के द्वारा 1696 में हुए विद्रोह के मद्देनजर उसे किले बंद कर देते हैं। वर्धमान जिले के जमींदार की बात है। 1698 आता है, अर्थात मात्र 8 साल बाद सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव, मैं पुनः दोहरा दूं, सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर, 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को मिलती है बंगाल के नवाब से, और इसे वो किले बंद कर देते हैं क्योंकि विद्रोह उनके दिमाग में बार बार याद आ रहा था। जो शोभा सिंह के द्वारा वर्धमान जिले का जमींदार था, उसके ध्यान के रखते हुए किलेबंदी में उन्होंने कोई कोताही नहीं की और ये तीनों गांव को मिलाकर एक अपना फोर्ट बना लिया। इसी को कहते हैं आज फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कलकत्ता 1698 के बाद बना है। यहाँ एक प्रेसिडेंसी और काउंसिल ऑफिस अर्थात स्थानीय शासकीय कार्यालय की स्थापना की जाती है। तो फोर्ट विलियम कलकत्ता का है और सेंट फोर्ट जॉर्ज चेन्नई का है। अब हम नगर के प्रारंभिक नियोजन की बात करते हैं कि कैसे इसका नक्शा तैयार हुआ। अंग्रेजों ने कलकत्ता के नियोजन का जिम्मा पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। वो किसी भारतीय पर निर्भर नहीं रहे कलकत्ता की योजनाओं को बनाने में, कलकत्ता के लेआउट के लिए, और उसका सबसे मुख्य कारण था सुरक्षा, क्योंकि वहाँ कलकत्ता में अंग्रेज लोग थोड़ी ज़्यादा संख्या में थे और साथ में विद्रोह की जो बार बार आवाज़ वहाँ उठती थी कभी कभी, उसने उन्हें विवश कर दिया था कि हम सुरक्षित रहने के लिए वो सब कुछ करें जो आवश्यक है। तो छावनी का निर्माण, किलाबंदी आदि उसी के परिणाम थे। 1756 बहुत महत्वपूर्ण काल। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वो इस फोर्ट विलियम कलकत्ता पर हमला करता है, क्योंकि वो बार बार अंग्रेज़ों को हिदायत देता है कि किलेबंदी ना करो, यह भारतीय क्षेत्र है, बंगाल के राजा का क्षेत्र है, और बंगाल के राजा के क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आकर अपने क्षेत्र में किलेबंदी करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था, उसके सम्मान के खिलाफ था, गरिमा के खिलाफ था। तो लगातार वार्निंग देने पर भी जब कोई बदलाव नहीं आया अंग्रेज़ों के व्यवहार में, तो वो हमला करता है।
और साथ ही ऐसा करते हुए सफल होते हैं और कलकत्ता और कासिम बाजार पर कब्जा कर लेता है। लेकिन शीघ्र ही 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेज लोग तो ये जो पराजय हुई थी और कलकत्ता और कासिम बाजार को जो खोया था, उसके बदले के मौके की ताक में तो थे ही, और सब कुछ वो प्रयास कर रहे थे साम दाम दंड भेद से कि कैसे सिराजुद्दौला को परास्त किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए उसके इस गर्व को, उसकी शक्ति को। तो प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला को लड़ाई के मैदान पर आमने सामने करते हैं, तो अंग्रेजों ने कुछ चालाकी से, जिसका जिक्र किसी अन्य अध्याय में आपने अवश्य पढ़ा होगा, उस पर मैं विस्तार से यहाँ नहीं जाऊँगा, वे अंग्रेज विजयी होते हैं और सिराजुद्दौला गिरफ्तार होता है। लेकिन इस पूरी घटना से अंग्रेजों को एक शिक्षा मिली और उन्होंने कंपनी को फिर से आदेश दिया कि किलेबंदी और मजबूत की जाए, किले को और मजबूत किया जाए, जिससे कि उन पर आसानी से अधिकार न किया जा सके। कंपनी ने अपने दक्षिण में स्थित गोविंदपुर की ज़मीन से यहाँ जो व्यापारी थे, बुनकर थे, उनको सबको हटा दिया। गोविंदपुर वही 3 गांवों में से एक गांव था जहाँ पर उन्होंने कुछ व्यापारियों को, बुनकरों को रहने की अनुमति दे दी थी अपनी ही सुविधा के लिए। अब उन्होंने देखा कि समय आ गया है कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो न केवल उन्होंने किलेबंदी को और मजबूत किया, बल्कि एक क्षेत्र से सभी बुनकरों, ग्रामीणों को वहाँ से खदेड़ा। ऐसा इसलिए किया था ताकि नगर के विरुद्ध बढ़ने वाला विरोध उनकी सेना के द्वारा रोका जा सके, गोलीबारी से रोका जा सके। और साथ ही उनका यह प्रयास था कि उनकी सेना पर और उन पर किसी तरह की गोलीबारी सिराजुद्दौला और या अन्य नवाब, आने वाले नवाब, उनकी फौज ना कर सके। इतनी दूर तक उन्होंने किलेबंदी करने की योजना बनाई। तो ये होती है शुरुआत, आज के कलकत्ता के इतिहास की शुरुआत। और इस प्रकार 1757 में कलकत्ता पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में। इस किले के आसपास, जिसे उन्होंने फोर्ट विलियम का नाम दिया था, जो मैंने बताया, आसपास उन्होंने बहुत खाली जमीन छोड़ के रखी, जिसे वहाँ के लोग मैदान कहते थे या गरीर मठ कहते थे। और ऐसा करने का कारण था कि इससे नगर या किले पर होने वाले आक्रमण से बचा जा सके, दूर दूर से गोलीबारी का असर न हो पाए, विरोधी सेनाओं द्वारा गोलीबारी किए जाने पर किसी तरह का व्यवधान न हो। इसलिए किले के चारों ओर उन्होंने बहुत लंबे लंबे मैदान खाली छोड़ रखे थे, जिसे मैदान कहते थे। यहाँ ये कहना उचित होगा कि कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया, वही पैटर्न अन्य शहरों में दोहराया जाता है। अर्थात कलकत्ता उनका एक रोल मॉडल हो जाता है शहरीकरण के लिए भारत में। ठीक 100 वर्ष बाद 1857 में जब विद्रोह होता है रानी झांसी आदि, तात्या टोपे और पेशवा आदि के द्वारा, तो बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। और तब जाके इनको समझ में आता है कि अब हमें अपने शहरीकरण के मॉडल में बदलाव लाना पड़ेगा। विद्रोह के बाद, उसको कुचलने के बाद और सभी विद्रोहियों को समाप्त करने के बाद, अंग्रेज अपने सभी नगरों को, नगरीय क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में लग गए। उदाहरण के लिए दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहाँ सेना तैनात कर दी। किले के नज़दीक बनी सभी इमारतों को नष्ट कर दिया। वहाँ जो भारतीय मोहल्ले थे दिल्ली में, उसे किले से बहुत दूर धकेल तो नहीं सकते थे, पर किले के निकट जितने भी मोहल्ले थे उन सबको तोड़ दिया और पूरा मैदान बना दिया, काफ़ी फासला बढ़ा दिया। इस कारगुजारी के पीछे उनकी दलील ये थी कि जो 100 साल पहले कलकत्ता में जो अनुभव था वह ठीक बैठा है
और इसलिए कलकत्ता में जैसा हमने फोर्ट विलियम को घेर कर उसके चारों तरफ मैदान छोड़ रखा है, ऐसा ही अन्य शहरों में करने में ही हमारी भलाई है। अगर कभी शहर के लोग दोबारा विदेशी सत्ता, जिसे फिरंगी राज कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कह सकते हैं, उसके खिलाफ कभी खड़े हुए तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी है। और इस खुली जगह की ज़रूरत ने विवश किया उन्हें कि दूर दूर तक किले की चार दीवारी के बाहर भी दूर दूर तक खुले मैदान रहें। अंग्रेज़ों को जब लगने लगा 1757 के बाद के काल में कि अब हम यहाँ के स्थायी निवासी हो गए हैं और आश्वस्त हो गए, उन्हें विश्वास लग गया कि यहाँ कोई विशेष दिक्कतें नहीं हैं, तो उन्होंने किले के बाहर के मैदान की परिधि में अपने निवास के लिए इमारतें बनानी शुरू कर दी। वही ज़मीन जो चारों तरफ खाली छोड़ी गई थी, किले के चारों तरफ मैदान जिसे कहा जाता था, सुरक्षित महसूस करने के बाद इन्हीं मैदानों में उन्होंने अपने रहने का प्रावधान शुरू किया। किले के अंदर तो मकान थे ही, अब बाहर भी, लेकिन सीमा से लगे हुए उन्होंने इमारतें बनवानी शुरू की। इस प्रकार कलकत्ता में नगर नियोजन का प्रारंभ इस काल से देखा जा सकता है। किले के चारों ओर बनाया गया खाली मैदान, जो आज भी आप देखेंगे वहाँ है, कलकत्ता के पहले महत्वपूर्ण नगर नियोजन का प्रतीक है, उदाहरण है। पहली नगर नियोजन योजना का उदाहरण कलकत्ता। नगर को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, स्वास्थ्य परक कैसे बनाया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हाइजीन लेवल जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर रहे, तो यहाँ पर भी कलकत्ता के नियोजन का अध्याय फोर्ट विलियम तथा मैदान पर ही ख़त्म नहीं हो जाता। चार दीवारी बनाने से ही अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है, और या चार दीवारी के चारों तरफ बड़े बड़े मैदान भी सुनिश्चित नहीं करते थे कि कर सकते कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अंग्रेज़ लोग अपने को सुरक्षित माने। 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था गवर्नर जनरल बनकर 1798, तो गवर्नमेंट हाउस के नाम से अपने लिए एक बहुत विशाल भवन बनवाता है और उसका नाम देता है गवर्नमेंट हाउस। वेलेस्ली नगर के भारतीय आबादी वाली व्यवस्थाओं से बड़े चिंतित थे, अर्थात जहाँ तक अंग्रेज़ों के किले बंदी वाली बात है उससे सहमत थे, अंदर के हिस्से में अंग्रेज़ों की जिस तरह की रहने की व्यवस्था थी उससे सहमत थे, चारों तरफ किले के जो सुरक्षित मैदान खोले गए थे, कई दृष्टि से छोड़े गए थे, उससे भी वो सहमत थे। लेकिन वेलेस्ली की एक चिंता थी कि जिन क्षेत्रों में भारतीय बसे हैं घनी मात्रा में, बड़ी मात्रा में, वे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। उनकी रहने की अवस्था से वो चिंतित हो गया। इस भाग में उन्होंने कुछ जो समस्याएं देखी, उसमें जैसे ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे पानी का बहाव, साथ ही गंदे पानी से लबरेज तालाब जिसमें दुर्गंध हो, ऐसे पानी के निकासी की व्यवस्था का अभाव, आदि आदि। अंग्रेज और लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय गवर्नर जनरल थे, इन दुर्व्यवस्थाओं से इसलिए चिंतित नहीं थे कि इन क्षेत्रों में रहने वालों का क्या होगा, बल्कि इसलिए चिंतित थे कि उनको भय था कि इस रुके हुए पानी, गंदे तालाब, ज़रूरत से ज़्यादा की हरियाली, दलदली भूमि, यहाँ से जो जहरीली गैस रिसती है, निकलती है, जो अधिकांश बीमारियों का कारण है, वह अंग्रेज़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। तो सच्चाई तो ये थी, भारतीयों के क्षेत्र में यदि कुछ व्यवस्था करनी थी तो उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं कि वे भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे, बल्कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने सोचा कि वहाँ से निकलने वाली इन चीज़ों के कारण जहरीली गैसें
जो दुष्प्रभाव हम पर कर सकती हैं उससे बचने का प्रयास किया जाए। और चूंकि अधिकांश बीमारियों का कारण थी, यदि बीमारी से निदान पाना है तो इनके क्षेत्रों में कुछ सुधार करना होगा, जीवन शैली में, रहन सहन में। और साथ ही उष्णकटिबंधीय जलवायु वैसे ही अंग्रेजों को परेशान कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज लोग तो बड़े ही ठंडे क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे भारत जो है एक तरीके से गर्म क्षेत्र होता है। तो शुरू से ही वे स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहे, उसके हानिकारक परिणाम से वाकिफ थे और ऐसा मानते थे कि ये सब हमारे शरीर को दुर्बल बना सकता है, हमारे शरीर को, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए नगर को, पूरे नगर को अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाना और स्वच्छ बनाना, उसके लिए ये तय किया गया कि बीच बीच में खुले स्थान छोड़े जाएं, नगर के बीच बीच में कई जगहें खुली रखी जाएं। 1803 आता है तो लॉर्ड वेलेस्ली नगर नियोजन के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता है, एक प्रशासनिक आदेश जारी करता है। और उस आदेश का उद्देश्य ये था कि नगर नियोजन सुव्यवस्थित तरीके से हो हर दृष्टि से। कई समितियों का गठन किया गया इस आदेश के तहत। कई बाजार, हाट, कब्रिस्तान, चमड़े के कारखाने जो आसपास थे उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया गया या उन्हें दूर हटा दिया गया। इसके पश्चात से ही शहरों की सफाई तथा नगर नियोजन में जन स्वास्थ्य के विचार को मुख्यतः रूप से देखा जाने लगा, इसको विशेष ध्यान दिया जाने लगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट के काल में भारत में स्वास्थ्य संबंधी चिंता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बना रहा। एक कमेटी का जिक्र होना जरूरी है जिसे कहा जाता है लॉटरी कमेटी। लॉर्ड वेलेस्ली के भारत से जाने के बाद नगर नियोजन का काम जो है वो लॉटरी कमेटी के द्वारा किया जाने लगा। लॉटरी कमेटी और सरकार का सहयोग, इससे मिलकर ये प्रयास किया जाने लगा कि नगर नियोजन समुचित तरीके से हो। ये लॉटरी कमेटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। जो पैसे चाहिए हों उसके लिए लॉटरी निकाली जाती थी, लॉटरी बेची जाती थी और बेचकर जो कमाई होती थी उससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता था, सफाई व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जाता था। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नगर नियोजन के लिए धन इकट्ठा करना केवल सरकार का ही काम नहीं बल्कि प्रबुद्ध वर्ग का और जागरूक नागरिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होना आवश्यक मान लिया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही को ये मान लिया गया कि सरकार अकेले, शासन अकेले इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग, जिम्मेदार वर्ग और साथ ही धनाढ्य वर्ग, जागरूक वर्ग इसके साथ ना जुड़े। लॉटरी कमेटी एक नगर का नक्शा बनाती है जिससे कलकत्ता शहर की एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। इसके कामों की बात करें, ये तो मालूम हो गया कि लॉटरी कमेटी कैसे धन इकट्ठा करती थी। अब काम पर आते हैं तो लॉटरी कमेटी के कामों में सबसे मुख्य काम था भारतीय आबादी वाले हिस्से में सड़क बनाना। चाहे इसके अतिरिक्त नदी के किनारे से अवैध चीज़ों को हटाना ताकि नदी के किनारे जो अवैध निर्माण हुए हैं उससे होने उस निर्माण से और वहाँ के निवासियों के द्वारा नदी में की जाने वाली गंदगी से मुक्त हुआ जा सके। तो इस प्रकार अवैध निर्माण के कामों पर भी नज़र रखी गई और जो अवैध निर्माण हुए थे उन्हें हटा दिया गया और नगर की भारतीय आबादी वाली क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के प्रयासों के तहत
समिति ने कई झोपड़ियों को वहाँ से हटवाया, मजदूरों को वहाँ से विस्थापित किया, अर्थात अन्य जगहों पर उन्हें भेजा और कलकत्ता के बाहरी छोर पर बसाया गया। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका होती है। इस आशंकाओं के मद्देनज़र नगर नियोजन की अवधारणा को और ज़्यादा शक्ति मिलती है और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, अर्थात नगर निगम की अवधारणा को और ठोस तरीके से लागू किया जाता है। 1857 में हैजा शुरू होता है, नगर में हैजा फैलने लगता है और 1896 में तो प्लेग ने जिस तरह का अपना प्रकोप बंगाल में दिखाया, कलकत्ता में दिखाया, वह जग जाहिर है। आज भी यह एक बहुत बड़ी घटना 19वीं शताब्दी की मानी जाती है। 1896 का प्लेग। चिकित्सा विज्ञान इस तरह की बीमारियों के कारणों का पता तो नहीं लगा पाया था उस समय तक, तो सरकार ने उस समय के इस स्वीकृत सिद्धांत के आधार पर काम शुरू किया कि बीमारियों के फैलाव और जीवन निर्वाह की दिशाओं के बीच सीधा संबंध है। क्योंकि इस काल तक ये पता नहीं था, वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं हो पाया था कि किन कारणों से बीमारी होती है, तो एक निष्कर्ष अपने तय निकाल लिया गया था और वह निष्कर्ष ये था कि दोनों के बीच में संबंध है, जीवन शैली और बीमारियों के फैलाव के बीच में संबंध है। अर्थात हमारी जीवन शैली प्रभावित करती है और कारण बनती है बीमारियों का। वातावरण ऐसे वातावरण बनाती है जो बीमारियों को जन्म देते हैं। इस सिद्धांत के तहत कि बीमारी, वातावरण और जीवन यापन, इनके बीच में गहरा संबंध है, सरकार ने अपने कार्य शुरू किए और सरकार के इन विचारों के कारण नगर के भारतीयों पर भी असर पड़ता है, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से थे, और रुस्तम जी, कावस जी, दो बड़े नाम थे, ये भी शामिल होते हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग भी सरकार के इस सीधे संबंध की थ्योरी से, सिद्धांत से सहमत होता है और इन लोगों का विचार था कि कलकत्ता को और अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यपरक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर और कावस जी ये स्वयं वहाँ के स्थायी निवासी भी थे। घनी आबादी वाले इलाकों को सीधा अस्वच्छ मान लिया गया। जहाँ भी घनी आबादी है उसे एक तरीके से ऐसा मान लिया गया कि ये क्षेत्र अस्वच्छ रहते हैं, क्योंकि इसमें सूरज की रोशनी सीधी नहीं आती, ताज़ी हवा नहीं आती, और यदि आती है तो बार बार बाधित होती है। इस प्रकार बस्तियों में मुख्य रूप से इस तरह की बस्तियों में कामकाजी लोग रहते थे, और चूंकि ये कामकाजी थे तो झोपड़ियाँ और बस्तियाँ, इनको विध्वंसित करने में सरकार ने थोड़ा सा सोचा। ये सोचा लेकिन अंततः उसे पूरी तरह नष्ट किया। झोपड़ियाँ, बस्तियाँ सरकार के इस नीति का मुख्य निशाना बन जाती हैं देर सबेर। नगर के जो गरीब लोग थे, निर्धन, उस वर्ग के लोग जिसमें कामगार का जिक्र है, हॉकर लोग, कारीगर, बेरोजगार, इनको फिर से पलायन पर विवश होना पड़ा। इन्हें धकेला गया शहर के बाहर, बहुत दूरस्थ इलाकों में रहने के लिए विवश किया गया। बार बार आगजनी की घटनाएं भी इन जगहों में होती थी और इसलिए सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों पर नियंत्रण लगाने का वो बना लिया, एक सिद्धांत बना लिया। कठोर नियंत्रण के पालन अनुपालन में कोई कोताही न बरतने का निश्चय किया। उदाहरण के लिए 1836 में घास फूस की झोपड़ी बनाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचिए, 1836 में अंग्रेजों के द्वारा अपने रहिवासी क्षेत्र के आसपास घास फूस की झोपड़ी बनाने पर प्रतिबंध, इसलिए क्योंकि वे आगजनी का कारण बनती थी, बारंबार आगजनी का कारण बनती थी। और आज की तुलना करिए, पिक्चर आपके सामने स्पष्ट है।
ईंट के मकानों की छत को जरूरी कर दिया गया और आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या देश की आज भी घास फूस टाट पट्टी के मकानों में रहती है, जो निश्चित रूप से आगजनी का एक मुख्य कारण बनते हैं। अब थोड़ा प्रकाश इन दो शहरों के उस कॉमन बिंदुओं पर डालें जिसे हम नस्लीय भेदभाव समझ सकते हैं। तो हमारा अगला विषय है नगर नियोजन में नस्लीय भेदभाव और परिणाम स्वरूप होने वाला भारतीयों में असंतोष। कलकत्ता की तो आपने दास्तां सुनी कि कैसे वहां से दूर दूर खदेड़ दिए गए भारतीय, केवल इसी शंका में कि उनके जीवन शैली से अंग्रेजों का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो सकता है। इस संभावना ने अंग्रेजों को यह सोच दी कि भारतीयों को दूर से दूर रहने के लिए विवश किया जाए, दूरस्थ स्थलों में भेजा जाए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से नगर में शासकीय हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, बल्कि और कठोर हो जाता है। जिस तरह के आदेश का जिक्र मैंने पूर्व में किया, झुग्गी झोपड़ी न बनाने का, उससे बात और स्पष्ट है। वो समय बीत चुका था जब नगर नियोजन को नगर के निवासियों और सरकार का साझा काम माना जाने लगा, क्योंकि नगर निवासी और सरकार के बीच के साझा कार्यक्रम की योजना के तहत ये देखा गया कि गति बड़ी धीमी है और आदेशों का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। तो जरूरी है कि इस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी शासन अपने हाथ में पूरी तरह ले ले। तो सरकार ने धन की व्यवस्था समेत नगर नियोजन के सभी काम अपने हाथ में ले लिए। अब वो लॉटरी कमेटी जैसा विचार भी त्याग दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा झोपड़ियों को दूर हटाया जाने लगा। उसके स्थान पर अधिक से अधिक ब्रिटिश इलाकों का विकसित करने का कार्य चला। ब्लैक तथा वाइट टाउन के भेदभाव को स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के विभाजन द्वारा पुनः स्पष्ट कर दिया गया। टैक्स भी स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नाम से लगाए जाने लगे, ताकि नस्लों के बीच का वर्गीकरण भी और स्पष्ट दिखाई दे। नगर पालिका में भारतीय प्रतिनिधि जो हुआ करते थे, उन्होंने कई बार ऐसे पूर्वाग्रहों और बस्तियों के लोगों को दूर भेजे जाने, उसे बार बार विध्वंसित करने की इस कार्रवाई पर चिंता जताई, उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। लेकिन सरकार तो ऐसी थी जो अपने इस निर्णय पे अडिग थी। कई बार तो जनता ने भी इनके इस कार्यों का विरोध किया और इस तरह से भारतीयों में उपनिवेशवाद और राष्ट्रीय भावनाओं के विकास की नींव भी हम शहर नियोजन की गतिविधि के तहत देख सकते हैं। आप जब वो अध्याय पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रीयता की भावना के पनपने के कारणों पर जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा कि इस तरह की ब्लैक टाउन, वाइट टाउन और रंगभेदी नीति निश्चित रूप से भारतीयों को बहुत परेशान कर रही थी। उस तबके के लोगों को जो शहरों में आकर रोजगार की ज़रूरत के कारण बसे, लेकिन बारंबार दूर दूर खदेड़े जा रहे थे, केवल इसलिए, इस भय से या इस शंका से कि अंग्रेजों के स्वास्थ्य पर उनके यहाँ रहने का असर पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है, अंग्रेज बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे नगरों को वैभवशाली और शाही राजधानी बनाने के प्रयास के तहत वे और तीव्र गति से और कठोरता से बढ़ते हैं। इसके मायने कि जो आडंबर था, दिखावा था, उस पर उनका ज़्यादा जोर था और उस दिखावे और आडंबर की जिंदगी ने भारतीयों को परिणाम स्वरूप नगरों से दूर दूर तक खदेड़ दिया। उन्हें बारंबार पलायन करना पड़ा, जिसकी परिणति उनके द्वारा किए गए समय समय पर किए गए विद्रोहों के रूप में होती है। ऐसा लगता था मानो ये जो नगर के जो वैभव हैं,
दिखावा है, वो साम्राज्यवादी शक्तियां प्रदर्शन में अब विश्वास कर रही थी और एक तरीके से ये दिखावा शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लिया। चारों तरफ छावनी के रूप में जिस तरीके से किलेबंदी की जाने लगी और दूर दूर तक भारतीयों को खदेड़ा गया, वो और क्या कहा जाएगा, मात्र शक्ति प्रदर्शन के और कुछ नहीं। नगर नियोजन को वो सब प्रदर्शित करना था जिसका कि अंग्रेज अपने लिए दावा करते थे। तर्क संगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यीकरण, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श नगर और उसके लिए स्वच्छ, व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना आवश्यक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वच्छता और सुंदरता और शक्ति प्रदर्शन की इच्छा ने के परिणाम स्वरूप भारतीयों को बार बार खदेड़ा जाता है उन नगरों से जहाँ जिनकी चार दीवारियों के पास वे बसने का प्रयास करते थे। उन्हें दूर दूर भेजा जाता है, पलायन के विवश किया जाता है। ये तो रही बात इन दो शहरों की जिसका पूर्व में जिक्र कर चुके हैं, अर्थात मद्रास और कलकत्ता।